हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परिण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए जो मैथ्स और साइंस के पीवाईक्यूज हैं उनकी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लगातार हम जो है 2 से 3 क्लासेस के माध्यम से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं। साइंस के अंदर जो है हम ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे और ऑप्टिक्स का आज ये सेकंड लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आगे के उनको करने वाले हैं और हम ये समझने वाले हैं कि ऑप्टिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, डेवलपिंग सक्सेस। इस ऐप को जैसे ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको इसके अंदर एसएससी और बैंकिंग और इसके अलावा अदर जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो मिल जाएंगे। इन कोर्सेज के अंदर इनकी विशेषताएं रहेगी या इनकी जो प्रॉपर आपके एक सेकेंड जो कोर्सेज हैं उसकी आपके ये प्रॉपर एक ओके। तो ये जो भी कोर्सेज अवेलेबल है इन कोर्सेज को आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, साथ ही साथ आपके डाउट्स जो भी होते हैं उनको डाउट्स को सॉल्व करने के लिए सेशंस रहेंगे और कंप्लीट सिलेबस यानी फुल सिलेबस जो है कवरेज किया जाएगा इस ऐप के ऊपर जो भी कोर्सेज अवेलेबल है उनके माध्यम से। इसी के साथ में आप अगर इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और रजिस्ट्रेशन के वक्त इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित रूप से ही इस नंबर पर जो है बात कर सकते हैं या फिर आप जो है डेवलपिंग सक्सेस इंस्टीट्यूट @gmail.com पर जो है अपनी कोई भी राय है, आपके जो भी सुझाव है वो आप सेंड कर सकते हैं और हम उन सुझावों के ऊपर कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी के जो भी कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो है हमारे द्वारा अवेलेबल करवाई जा रही है, जिसके अंदर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर और इसके अलावा जितने भी एसएससी के द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो है इन टेस्ट सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं। और आपको बता दूं कि मोर देन 2000 यानी कि 2000 से भी ज्यादा टेस्ट आपको जो है विद सॉल्यूशन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ओनली ऑन ओनली कहां पर, डेवलपिंग सक्सेस ऐप के ऊपर। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और आपको कोई समस्या आ रही है, आप कॉल नहीं करना चाहते, मेल नहीं करना चाहते, तो हमारा ये नंबर है, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब हम आज की क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको कर लेते हैं। कल हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर 7 क्वेश्चंस तक का कंप्लीट कर लिया था। हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट जो है आपके साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है ताकि आप लोग जो है ये समझ सकें कि इस टॉपिक से या इस क्वेश्चन से और आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन है आपका जो हमारे अलग अलग टाइप्स की स्टडीज जो होती है उन स्टडीज को लेकर के। जैसे कि आपने सुना होगा कि सेल की जो स्टडी होती है यानी कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। उस प्रकार के जो है या कोशिका विज्ञान कहा जाता है। हमारे जो आनुवांशिकी के बारे में जब स्टडी की जाती है तो उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखेंगे कि फल्मिनोलॉजी, क्या फल्मिनोलॉजी डैश का अध्ययन है। और ये आपके एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि फल्मिनोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है, फल्मिनोलॉजी जो है आप किसकी स्टडी को कहेंगे। तो बेसिकली फल्मिनोलॉजी जो है वो आपका जो अभी आप लोग जानते हैं बारिश का मौसम है, बहुत ज्यादा बारिश तो हो ही रही है, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो बिजली है वो भी कड़कती है ना। और आकाश के अंदर जो बिजली होती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहा जाता है। तो उस लाइटनिंग आकाश से बिजली की जो स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड द फल्मिनोलॉजी। क्लियर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो आकाश से बिजली है उस आकाश से बिजली का अध्ययन फल्मिनोलॉजी कहलाता है। क्लियर। तो फल्मिनोलॉजी किसे कहेंगे, तो हमारा जो लाइटनिंग होता है ना, आकाश से बिजली होती है, उस आकाश से बिजली के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फल्मिनोलॉजी कहते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट हमारे देखो इसमें देखें तो वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि ज्वालामुखी का जो प्रस्फुटन होता है यानी ज्वालामुखी का एकदम से निकलना,
जो ज्वालामुखी की स्टडी है उसको अपन क्या कहते हैं? तो बेसिकली द स्टडी ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, उसको क्या कहा जाता है? तो वॉल्केनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि इसकी स्टडी को क्या कहेंगे, तो आप लिख लीजिए द स्टडी ऑफ वॉल्केनिक 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 इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है उसकी स्टडी को अपन क्या कहेंगे? तो उसकी स्टडी को कहा जाता है वॉल्केनोलॉजी। क्या कहा जाता है? वॉल्केनोलॉजी। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस जो है वो बेसिकली इसकी स्टडी को कुछ कहेंगे नहीं। वैसे ये गैस निकलती है कहां से? तो आपको पता होगा, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, उसे जब खोदा जाता है तो उसमें से जो है क्या निकलता है? प्राकृतिक गैस निकलती है। इसके साथ में एलपीजी जो आपका सीएनजी है, पेट्रोल है, कोयला है, आपका जो डीजल है, वो सभी इसी के अंदर से जो है फिर निकाले जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? तो हमारे आसपास का जो भी पूरा का पूरा जो भी आपके आसपास है, चाहे वो जैसे देखो अगर इस रूम की बात की जाए तो ऊपर की तरफ लाइट है, या किताबें कुछ पड़ी है, ये बोर्ड है, मैं हूं, ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये आईपैड है, यहाँ पर बोतल वगैरह रखी हुई है, चेयर्स वगैरह, ये सब कुछ मेरे आसपास का क्या है? एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। ऐसे ही आपके आसपास का भी कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर होगा। इसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसको हमने समझ लिया है। चारों ऑप्शन भी आपको इसके समझा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास में आ चुका है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझेंगे अपन पूरा डिटेल के अंदर। और अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो ये मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन तो 100% सीजीएल का सही हो ही जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखेंगे कि जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है, यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु को ध्रुव या फिर फोकस, है ना भाई, क्या कर रहे हैं? मान लो ये कोई एक वस्तु है, तो इधर अपन ने मान लेते हैं ध्रुव यानी पोल है, इधर आपका फोकस है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, यानी वस्तु को रखा गया है। ठीक है, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु को ही इंग्लिश हिंदी में बिंब भी कहते हैं। ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में रख दिया अपन ने। तब अवतल दर्पण के द्वारा, किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास में ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के जो है क्या बनाते हैं? तो अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है? वस्तु को कहाँ रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है, इसका पूरा जो है इमेज अपने पास में है, उसके माध्यम से अपन स्टडी करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, किस प्रकार से दिखते हैं, कहाँ इनका फोकस होता है, सब चीजें देखिए। पहला जो ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम है हमारे पास में अवतल दर्पण का। किसका डायग्राम है ये? अवतल दर्पण का डायग्राम है। मैं इस अवतल दर्पण को जो है थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जावे। ठीक है, ये देखिएगा, आराम से आप देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी मजा आने वाला है। क्लियर? एक सेकेंड। ओके, तो अब आप सभी लोगों को जो है ये अवतल दर्पण एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इस अवतल दर्पण की अगर मैं बात करूं, हाँ मैं जरूर छोटा हो जाऊंगा, टेंशन मत लेना, है ना, आपको तो केवल इस डायग्राम पर फोकस करना है। ये देखिए, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है कैसा दिखेगा? तो ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, अच्छा ये आ ही नहीं रहा है क्या? एक सेकेंड, ये रहा अवतल दर्पण हमारा। अब तो आ ही रहा है, क्या दिक्कत है? ये रहा अवतल दर्पण और इस अवतल दर्पण के अंदर जो हमारा ये सरफेस है बाहर वाला, है ना, इधर वाला, ये कैसा होगा? ये होगा आपका जो है रेड पॉलिश किया हुआ एकदम। ठीक है, और यहाँ जो है अंदर वाला भाग जो इसका होगा वो कैसा होगा? तो वो आपका हो जाएगा कैसा? तो हमारा सरफेस, परावर्तक सरफेस जो है इसको कह सकते हैं। लीजिए, है ना, थोड़ा सा अब देखिए, अब मैं इधर लिख पाऊंगा आराम से। तो अब हम अगर देखें तो ये रहा हमारा क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है कैसा दिखेगा? तो मैंने आपको बता ही दिया, ये इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, अवतल दर्पण कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा दिखाई देगा और इसके अंदर यहाँ पर, यहाँ बाहर की तरफ क्या होगा?
तो ये जो है हमारे बाहर की तरफ रेड पॉलिश किया हुआ रहता है। दर्पण की एक विशेषता होती है कि इसकी जो एक सरफेस होगी बाहर वाली, वो जो है क्या कर दी जाती है, रेड ऑक्साइड से पॉलिश कर दी जाती है, और फिर ये अंदर वाली सतह जो है ये परावर्तक का काम करेगी। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह। ठीक, अब देखिए इसके अंदर ये हो जाएगा हमारा ध्रुव। किसका ध्रुव? ये ध्रुव जो होता है वो बेसिकली जो भी हमारे पास में दर्पण है उस दर्पण का मिडल पॉइंट जो होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक, और इस ध्रुव को हम जो है आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास में एक लाइन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये एक लाइन मिलेगी, जिस लाइन के ऊपर क्या होगा, आपका ध्रुव होगा, और वो थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो फिर एक फोकस भी मिलेगा। क्या मिलेगा? फोकस मिलेगा। और थोड़ा सा इस फोकस से भाई यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उतनी की उतनी डिस्टेंस पर आगे बढ़ने पर हमें वक्रता केंद्र मिलता है, यानी कर्वेचर सेंटर भी मिलेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, दर्पण के अंदर ध्रुव, ध्रुव, फोकस और कर्व जो वक्रता केंद्र या कर्वेचर सेंटर है वो तीनों के तीनों एक ही जगह पर होते हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही आप जो है अब क्या करेंगे, तो इसको ऐसे जो है मान लीजिए एक रे आई वो टकरा करके वापस ऐसे जाएगी, दूसरी रे आई और वो भी टकरा कर ऐसे गई, तीसरी रे इधर से आई वो टकराई, चौथी इधर से आई ये टकराई, टकरा करके ये सभी रेज कहां पर मिलेगी, तो ये सभी रेज जो है, सभी किरणें जो है वो कहां पर मिलती है, तो ये सभी मिलती है हमारे कहां पर, एफ के ऊपर, यानी कि हमारे फोकस पर। समझ में आ गई बात? तो ये फोकस पर मिल जाती है। ये किसका जो है पूरा उदाहरण था, या ये पूरा डायग्राम वगैरह किसका है, अवतल दर्पण का है। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्रुव और फोकस और वक्रता केंद्र, इंग्लिश में बोले तो पोल, फोकस एंड कर्वेचर सेंटर, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, और उस लाइन का जो नाम दिया जाता है वो हिंदी में तो कहते हैं मुख्य अक्ष, और इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गई बात? तो ये जो डायग्राम है ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही डायग्राम हमारे पास में जो है किसका आ जाता है, तो ऐसे ही डायग्राम हमारे पास में आ जाता है उत्तल दर्पण का। किसका आ जाता है? उत्तल दर्पण का। जो अवतल दर्पण है इसे इंग्लिश में अपन कहते हैं कॉनकेव, ये ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण का जस्ट उल्टा होता है। ये भी बनेगा तो ऐसा ही जैसे यहां पर बना है। ठीक है, लेकिन आपने देखा था कि अवतल दर्पण के अंदर जो बाहर की सतह है वो आपकी कैसी होती है, तो वो रेड पॉलिश की हुई रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के अंदर ये अंदर की सतह जो है वो आपकी कैसी होगी, परावर्तक होगी, यानी पॉलिश की हुई होगी। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर भी वही चीज है कि आपका ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र तीनों के तीनों एक लाइन के ऊपर होंगे। उस लाइन को अपन क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इंग्लिश में जो है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर क्या होगा, वो रे आई टकराई और वापस चली जाएगी। अब ये रे कौन सी कहाँ टकरा कर कैसे जाएगी, इन सभी के बारे में अपन अभी आगे बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा मैं टेबल लेकर के आया हूं, वो टेबल अगर आपने समझ ली तो आपका काम आसान हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो उत्तल दर्पण है वो रेज को क्या करेगा, दूर दूर भेजने का काम करता है, जबकि अवतल दर्पण जो है आप देख रहे हैं सभी रेज को एक जगह ला रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो देखो ये रेज जो है फैल रही है। क्लियर? तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो रेज को यानी किरणों को फैलाने का काम करता है, वहीं पर अवतल दर्पण जो है उन सभी किरणों को एक जगह बांधने का काम करेगा। ठीक, अब देखिए आगे इसको समझ लेते हैं, यानी इसके क्वेश्चन को। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण के अंदर देखिए ये 6 केस बनते हैं। कितने? तो अवतल दर्पण के अंदर तो हमारे पास में 6 केस है, और उत्तल दर्पण है ना, उसके अंदर हमारे पास में 2 ही केस आएंगे।
तो टोटल ये 8 जो है स्टडीज करनी है हमें, यानी टोटल 8 प्रकार की अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ऑब्जेक्ट को रखने की। क्लियर? सबसे पहला देखिए, ये कह रहा है कि अगर हमने बिंब का मतलब, देखो ऑब्जेक्ट होता है, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिएगा, बिंब की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर है प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी, तो पोजीशन ऑफ इमेज। फिर है ये आपका क्या, प्रतिबिंब का स्वरूप, यानी कि हमारे ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। ठीक, इसके बाद में प्रतिबिंब का आकार, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या होगी, बड़ा होगा, छोटा होगा, समान आकार का होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है पीछे। तो देखिए, जब आपने वस्तु को यानी कि जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको अनंत दूरी पर रखा, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखने पर प्रतिबिंब की जो स्थिति है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बन जाता है, तो प्रतिबिंब बन जाता है फोकस पर। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि इस पूरी की पूरी टेबल को रट्टा मान लीजिए, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आया है। फिर प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो वास्तविक तो बनता है लेकिन उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, यानी कि मान लीजिए कि ये जो है एफ ऐसा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब बन जाएगा। किसकी वजह से, तो अवतल दर्पण की वजह से। प्रतिबिंब जो है अत्यधिक छोटा बनेगा, यानी बहुत ही ज्यादा छोटा बन जाएगा वस्तु के तुलना में। इसके बाद में दूसरा केस आ जाता है कि अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, यानी हमने वस्तु को क्या करा, वक्रता केंद्र की ओर लेकर के आ गए, थोड़ा सा जो है अपन आगे खींच सकते हैं। पहले कहाँ थे, अनंत पर, अब कहाँ लेकर आ गए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, और प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक, इन सबको याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा। फिर हमने अगर जो है वस्तु को सी पर ही रख दिया, तो वस्तु को सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखने पर जो प्रतिबिंब होगा वो भी सी पर ही बनता है, और प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो वास्तविक और उल्टा ही। और हमने पहले देखा कि पहले केस में छोटा बन रहा था बहुत, फिर दूसरे में थोड़ा सा जो है छोटा बनता है, तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी थर्ड वाले में बराबर आकार का बन जाता है। तो जब आप सी पर रख देते हैं तो सी पर ही जो है प्रतिबिंब बन जाता है, और वास्तविक और उल्टा ही बनता है। और कैसा बनता है, तो उसी के सेम लेवल का समान आकार का बन जाता है, यानी एच अगर हाइट थी तो वापस एच हाइट का ही बन जाएगा। अगर हम जो है अब वक्रता केंद्र से आगे आ गए, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो प्रतिबिंब जो है वो उल्टा हो जाएगा, वक्रता केंद्र के सी से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद अगर फोकस पर है, तो आप देखो यहाँ था कि अनंत पर है वस्तु तो फोकस पर प्रतिबिंब था, अब वस्तु अगर फोकस पर रख दी तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर चला जाएगा। प्रतिबिंब बनेगा कैसा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। और जो है आपने देखा था पहले केस में, जब हमने अनंत पर वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा था, अब हमने एफ पर रखी है तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास में लास्ट केस आ जाता है कि अगर हमने फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है, यानी पोल और फोकस के बीच में रख दिया, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। कैसा बनेगा, तो यहां पर जो ऊपर के 5 केस है उससे जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 5 जो केस थे उसके अंदर क्या हो रहा था, दर्पण के सामने बन रहा था प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ दर्पण के पीछे बन जाएगा। और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो हमारा प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा। कैसा होगा, आभासी और सीधा, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा बड़ा ही। ठीक है, तो ये 6 केस है, इसमें आप सीधे सीधे याद रख लेना कि जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण के अंदर वस्तु को कहीं पर भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनता है। आप 5 के 5 केस में देख लीजिए, पहले से लेकर 5वें केस तक हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कहोगे कि अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा। केवल एक केस याद रख लेना कि जब आप ध्रुव और फोकस के बीच में होंगे तब प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। ठीक है, बाकी फिर देखो
अगर अनंत पर है यानी आपकी वस्तु बहुत दूर है तो प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बनता है, ठीक है। वस्तु जैसे जैसे पास आती जाएगी प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाएगा, और जब आप प्रतिबिंब जो है वस्तु को जब आप कहाँ रख देंगे, एफ पर ही, तो प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये 6 केस हैं अवतल दर्पण के, यानी कि किसके, कॉनकेव मिरर के। और कॉनकेव मिरर के ये 6 केस आपको याद रखने हैं। इन 6 केस में से एक केस 100% एग्जाम में आ सकता है। वैसे ये क्वेश्चन तो पूछ ही लिया कि फोकस और ध्रुव के बीच है। देखो यही तो क्वेश्चन था कि जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो बताइए अवतल दर्पण के द्वारा, तो मैंने बता ही दिया कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे बनेगा। अब पूछा क्या था आकार क्या होगा, तो आकार मैंने बता ही दिया। समान आकार का होगा क्या, नहीं, समान आकार का तब होगा जब हम सी पर ही रख देते हैं, ठीक है। बिंदु आकार का कब होगा, जब वस्तु जो है कहां पर होगी, अनंत पर होगी। ये भी गया। कम आकार का होगा यानी छोटा हो जाएगा, हाँ सही बात है। क्या सही बात है, अरे नहीं सही बात नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिबिंब जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा जब आप एफ और पी के बीच में है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही बचता है। इनलार्ज बनेगा, आवर्धित बनेगा। आवर्धित या इनलार्ज का मतलब ही ये है कि प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो वस्तु से जो है प्रतिबिंब बड़ा होने का प्रोसेस क्या है, आवर्धित है, यानी इनलार्ज्ड कहलाएगा। क्लियर? तो इसको आप जो है समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसका आंसर आ गया होगा। और ये अपन ने अवतल दर्पण को समझ लिए 6 के 6 केस। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के, 2 केस है केवल। कितने? उत्तल दर्पण के केवल 2 केस है। पहला आपको याद रखना है कि अगर अनंत पर है, कहां पर है, अनंत पर, तो आपका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। दर्पण के पीछे तो बनेगा लेकिन दर्पण के पीछे भी कहां, फोकस के ऊपर बनेगा जब अनंत पर है तब। और कैसा बनेगा, तो आभासी और सीधा ही बनेगा। पहले ही बता दिया जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है मतलब आभासी और सीधा ही बनेगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। क्लियर? इसके बाद में अत्यधिक छोटे बिंदु का बनेगा, तो ये जो आपका ऑप्शन था अत्यधिक बिंदु आकार का, वो यहाँ पर है, किसमें, उत्तल दर्पण के अंदर। जब अनंत पर है तो आपका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बिंदु आकार का बनता है। क्लियर? और दूसरा केस है जब आपका वस्तु अनंत के अलावा, कहा, अनंत के अलावा कहीं पर भी रख दिया है ना, अनंत के अलावा कहीं पर भी रख दिया जाए, यानी अनंत से लेकर ध्रुव के बीच में कहीं भी रखा जाए, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। और साथ ही साथ कैसा बनेगा, तो आभासी और सीधा ही बनेगा और छोटा बनेगा। तो अब 2 चीजें याद रखनी है, उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाएगा, पहला। दूसरा, उत्तल दर्पण हमेशा जो है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाएगा। तो ये 2 चीजें तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं। अवतल दर्पण के अंदर बता ही दिया कि हमेशा आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। केवल एक केस है जब आपका वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा तब आभासी और सीधा बनता है। क्लियर? इसके अलावा सभी जगह वास्तविक और उल्टा बनेगा। साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हाँ, उत्तल दर्पण के अंदर तो हमेशा छोटा ही बनेगा, या तो बिंदुवत बनेगा या फिर उससे छोटा हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में अब जो है उत्तल दर्पण में तो 2 ही केस है, इसलिए पहले ही याद हो जाएगा। अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, लेकिन कहाँ, दर्पण के पीछे। अगर आपका अनंत से लेकर ध्रुव के बीच में कहीं पर भी वस्तु है तो हमेशा फोकस जो आपका प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। इसी के साथ में ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के जो अलग अलग 8 केस है वो 8 के 8 केस बता दिए हैं। इन 8 केस में से 100% एक आध क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएससी का जो है ये फेवरेट टॉपिक है, हर बार इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे को पूछा जा रहा है कि टिंकलिंग ऑफ स्टार्स इज मेनली ड्यू टू विच फिनोमिना, यानी तारों का जो टिमटिमाने की घटना है, तारे जो टिमटिमाते हैं उस टिमटिमाने की घटना का मुख्य रूप से किसका कारण है, यानी ये जो तारे टिमटिमाते हैं ये मुख्य रूप से किस वजह से टिमटिमाते हैं। तो तारे जो है इनका टिमटिमाने का मुख्य कारण होता है आपका क्या, तो अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन। क्या, रिफ्रैक्शन जो है, अपवर्तन जो है वही इसका कारण है। अपफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन क्या होता है सर,
तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन का मतलब होता है कि जब आपके, मान लीजिए ये है हमारा मीडियम की लाइन, ठीक है, मीडियम की लिमिट, यानी इधर जो है हमारे पास में मीडियम एक है कोई और इधर है मीडियम कोई और। तो जब हमारा प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और वो आती हुई किरण या तो ऐसे डेविएट होगी या फिर जो है ऐसे डेविएट होगी। तो ये जो डेविएट होना है ये दो अलग अलग दिशाओं में, या तो इधर जाएगी पास में या इधर चली जाएगी। अब वो इधर कब जाती है इधर कब जाती है वो अलग बात है, ठीक है, अभी आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश किरण जब आती है और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप जाते हैं, प्रकाश किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किरण जो है वो आपके क्या होती है, थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर सर अपवर्तन जो है तारों के टिमटिमाने में किस प्रकार से हेल्पफुल है। तो देखिए जो तारे हैं वो सभी अलग अलग तारे हैं और सभी की डेंसिटी यानी घनत्व अलग अलग है और सभी का घनत्व अलग अलग है, तो सभी के पास में मीडियम क्या हो गया, अलग अलग घनत्व का हो गया। और इस वजह से जो किरण है वो अपवर्तित आती है और वो जो है अलग अलग जैसे तारे हैं उनके पास पहुंचती रहती है और उस अपवर्तन के कारण क्या होता है वहां पर, तो तारे जो है टिमटिमाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो केवल इस वजह से है क्योंकि उन सभी की डेंसिटी अलग अलग है और डेंसिटी अलग होने से सभी का मीडियम अलग अलग है। सभी का मीडियम अलग होने का मतलब है अपवर्तन की क्रिया वहां पर हो रही है और उस वजह से जो है वो आपके टिमटिमाते हैं जब ये अपवर्तित किरणें उसके पास पहुंचेगी तब। ठीक, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि पनडुब्बियों में, यानी कि पनडुब्बियां जो होती है उनमें, एक सेकंड पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन सबमरीन्स। तो पनडुब्बी का मतलब क्या होता है, सबमरीन्स होता है। टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, यानी ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पनडुब्बी सबमरीन जो है वो समुद्र के अंदर है, मान लीजिए, है ना, ये इस प्रकार की जो है इसके इधर इधर खोचे निकले रहते हैं और इनके ऊपर तिरंगा वगैरह लगा भी रहता है कई बार। ये मान लो क्या है, पनडुब्बी है, क्या है, पनडुब्बी। ये पनडुब्बी जो है कहां पर है, तो ये पनडुब्बी है समुद्र के अंदर। ये क्या है, समुद्री सीमा है, ठीक है, यानी जो पानी की लेयर है ऊपर वो ये है। तो यहां तक जो है ये पानी के अंदर रहता है भाई पूरा, है ना। अब पानी के अंदर है, अब बताइए कि पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, है ना, उसके अंदर बैठे हुए साइंटिस्ट हो सकते हैं, कोई लड़ाकू जो है मतलब दुश्मन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दुश्मन देश का है तो दुश्मन के इसमें सैनिक हो सकते हैं या किसी पर्टिकुलर देश की कोई खुफिया एजेंसी के व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो लोग जो है इस पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए हैं। अब वो ये लोग चाहते हैं, ये पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए व्यक्ति, कि हम जो है समुद्र तल के ऊपर की चीज यानी जो पानी है जहां तक, उस पानी से बाहर क्या चीज है वो देखना चाहते हैं। ठीक है, पानी तक तो वो वैसे ही भाई जो है दिख जाएगा, पानी के अंदर कौन आया क्या गया, लेकिन पानी के बाहर क्या हो रहा है, अब वो बाहर लेकर के अगर पनडुब्बी आ गए तो वो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वो नीचे बैठे बैठे ही पनडुब्बी में से ही ये देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो ऐसे में जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है क्या करने के लिए, तो ये आपका जो है समुद्र स्तर से बाहर की चीजों को देखने के लिए, तो वो होता है पेरिस्कोप। क्या होता है, पेरिस्कोप होता है। क्या होता है, पेरिस्कोप होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो पेरिस्कोप होता है उस पेरिस्कोप का उपयोग अपन क्या करने के लिए करते हैं, तो पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है बेसिकली पनडुब्बी के अंदर बैठे बैठे समुद्र से ऊपर के जो स्तर की वस्तुएं हैं उनको देख सकते हैं। ठीक, तो ये पेरिस्कोप तो हो गया। इसके बाद में अब हमारे पास तीन ऑप्शन और बचे, वो भी कुछ काम के हैं। जैसे ओडोमीटर है, तो ओडोमीटर जो है बेसिकली ये बताता है कि हमारी जो गाड़ी है, हमारा जो बाइक है, वो जो है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। अगर आप देखना चाहते हैं इस ओडोमीटर को, तो ओडोमीटर जो है आपके बाइक है, आपके गाड़ी है, एक्टिवा है, उनके अंदर आगे लगा रहने वाला जो मीटर है गोल गोल, उसी को कहा जाता है। तो ओडोमीटर क्या कहता है कि कोई भी व्हीकल है उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो कौन मेजर करता है, ओडोमीटर मेजर करता है। पायरेलियोमीटर जो है वो क्या काम आता है, तो पायरेलियोमीटर जो होता है बेसिकली
उस पायरेलियोमीटर का यूज किया जाता है हमारे जो हमारे पास में सन है, उस सन से जो सोलर रेडिएशन आ रही है, उन सोलर रेडिएशन का कितना जो है हमारे कौन से कितने बीम जो है वो रेडिएट हुए हैं, कितना जो है आपका प्रकाश की किरणें वहां पर उत्पन्न हुई है, इस प्रकार को मापने के लिए जो है पायरेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप बता दिया, जो कि आपके क्या करेगा, समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने में हेल्प करता है पनडुब्बी में। फिर ओडोमीटर क्या करता है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी व्हीकल ने वो बताएगा। पायरेलियोमीटर जो है वो क्या करता है, तो पायरेलियोमीटर जो है हमारे पास में जो भी सोलर रेडिएशंस जो प्रोड्यूस हो रही है उनके बीम को जो है आपका क्या करता है, मापने का कार्य करता है। और इसके बाद में आ जाता है हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर जो है बेसिकली ऊंचाई मापने का एक यंत्र है, यानी द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाइट। हाइट यानी कि ऊंचाई को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हाइपोमीटर का या हिप्सोमीटर का उपयोग करते हैं। आपको बता दूं कि वैसे ही देखो, हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकना। तो ऊंचाई का जो है हाइपो यानी कि आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि हाइपोमीटर यानी हाइट, ठीक है, लंबी लंबी फेंकने वाले। तो ये तीनों चीजें जो है याद रखनी है। तो ओडोमीटर किससे संबंधित है, व्हीकल ने कितनी दूरी चली है। पायरेलियोमीटर किससे संबंधित है, तो ये सोलर रेडिएशन जो होती है उससे रिलेटेड है। हिप्सोमीटर किससे संबंधित है, तो ये आपके ऊंचाई जो है उससे संबंधित है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो है और वायुमंडलीय दाब जो है उनका उपयोग करके हाइट मापी जाती है। और पेरिस्कोप का उपयोग जो है वो कहां पर किया जाता है, समुद्र तल से नीचे की जो आपके समुद्र तल के अंदर नीचे रहते हुए हम समुद्र तल से ऊपर, समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देख सकते हैं, वो जो है हमारा क्या होता है, पेरिस्कोप होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इन सभी क्वेश्चंस की फुल पूरी एकदम जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने का कारण यही है कि अगर हम जो है 2 या 3 क्वेश्चन भी करें, लेकिन इन 2-3 क्वेश्चन के बाद जब एक्सप्लेनेशन किया जाता है तो वो 2-3 क्वेश्चन जो है 200-300 क्वेश्चन के बराबर हो, और हमें जो है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम नहीं फंसेंगे। अब जरूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे, ऑडोमीटर के बारे में पूछ सकता है तो हमें पता चल गया, पायरेलियोमीटर के बारे में पूछ सकता है हमें पता चल गया, हिप्सोमीटर के बारे में पूछे तो हमें पता चल गया है। ठीक, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ में इस डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस ऐप और यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।